हमारे चैनल पर आप सबको खुशामदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस को आप टाइमली देख लें। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। मुझे बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे जिस्म से जान निकल गई हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये क्या हो गया था। जब बाजी मेरे पास आई तो मुस्कुराकर मुझसे पूछने लगी कि तुम्हारी तबीयत कैसी है। चलो आओ मैं तुम्हें नाश्ता करवा दूं। बाजी को देखकर मेरी आंखों में खौफ उतर आया था और मुझे इनसे डर लगने लगा था। तभी वो मेरे पास आकर बैठी और कहने लगी कि क्या बात है, क्यों इस कदर परेशान लग रहे हो। मैंने डरते डरते उनसे कहा कि रात आपने जो कुछ किया। वो मेरे होंठों पर हाथ रखकर मुझे खामोश रहने का इशारा करने लगी। ये बात किसी को मत बताना, वरना तुम्हारी अम्मी तुम्हें भी बहुत मारेंगी और मुझे भी घर से बाहर निकाल देंगी। और अगर मुझे घर से बाहर निकाल दिया तो बताओ मैं कहाँ जाऊंगी। ये सुनकर मैं खामोश हो गया। वो कहने लगी, अगर तुम मुझसे वादा करो कि तुम किसी को कुछ भी नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें बहुत मजे मजे की चीजें ला कर दूंगी। तुम्हारे लिए ढेर सारे खिलौने लाऊंगी और तुम इन खिलौने से खेलते रहना। मैं ये सुनकर बहल गया और जब अपनी जगह से उठने लगा तो एक बार फिर से मेरे पूरे जिस्म में दर्द की लहर दौड़ गई और फिर बाजी ने मुझे उठने में मदद दी। नाश्ता करने के बाद मैंने बाजी से अम्मी का पूछा तो वो कहने लगी कि तुम्हारी अम्मा कल वापस आएंगी। ये सुनकर मैं परेशान हो गया क्योंकि मेरा अम्मी के बगैर दिल नहीं लग रहा था और बाजी से भी डर लग रहा था। तभी मुझे अम्मी का रवैया याद आ गया। वो शादी पर जाने से हिचकिचा रही थी और उनकी पूरी कोशिश थी कि वो मुझे साथ लेकर जाए। वो मुझे अकेले छोड़ने पर बिल्कुल भी रजामंद नहीं थी। उनकी जिद देखकर अब्बू को गुस्सा आ गया और वो कहने लगे कि अगर ये चला गया तो शाइस्ता घर में अकेली रह जाएगी। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि वो इद्दत में है, हम उसे अपने साथ नहीं लेकर जा सकते, इसलिए उसे घर में शाइस्ता के पास रुकने दो। इसके बाद अम्मी अब्बू के कमरे में लेकर गईं और न जाने उन्होंने ऐसा क्या कहा कि अब्बू का गुस्सा से दिमाग घूम गया और उनके ऊंचा ऊंचा बोलने की आवाज बाहर तक सुनाई देने लगी थी। तभी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब्बू जो अम्मी से बहुत मोहब्बत करते थे, कभी उनसे ऊंची आवाज में बात नहीं करते थे, आज वो अम्मी पर किस बात पर गुस्सा कर रहे थे। तभी अम्मी जब कमरे से बाहर आई तो उनका चेहरा गुस्से से सुर्ख पड़ रहा था। वो बाजी को बाजू से पकड़कर कमरे में लेकर गईं। न जाने बाजी से उन्होंने क्या कहा कि इसके बाद बाजी का मूड भी ऑफ हो गया था और जब अम्मी अब्बू घर से बाहर निकलने लगे तो बाजी का मूड भी ठीक हो गया। अब जब बाजी ने मुझे अपनी सोचों में गुम देखा तो कहने लगी, आज हम पार्क में जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे और तुम्हें तुम्हारी पसंद के खिलौने भी लेकर दूंगी। ये सुनकर मैं खुश हो गया और जल्दी जल्दी से नाश्ता खत्म करके बाजी के साथ चलने के लिए तैयार हो गया। बाजी ने आज मुझे ढेर सारी चीजें लेकर दी थी और वो तमाम खिलौने मुझे लेकर दिए थे जो अम्मी मुझे हमेशा लेकर देने से इनकार कर देती थी। उनका कहना था कि ये बेकार की चीजें हैं, तुम्हारे पास तो पहले ही इतने सारे खिलौने हैं, तुमने इन्हें क्या करना है। और अब तो वैसे भी तुम स्कूल जाते हो, तुम बड़े हो रहे हो, इसलिए तुम इन खिलौनों को छोड़ो और अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। यूं तो मैं पढ़ाई पे बहुत अच्छा था, अपनी क्लास का लाइक फाइक स्टूडेंट था, मेरे टीचर्स मुझसे बेतहाशा खुश थे, मगर फिर भी अम्मी को ना जाने क्यों ये एहसास रहता था कि कहीं मैं पढ़ाई में किसी से पीछे ना रह जाऊं। इसलिए वो ज्यादातर वक्त मेरी किताबें खोलकर मुझे पढ़ने के लिए बिठाए रखती थी और मैं इस चीज से कोफत में मुब्तला हो जाता था। अब वो भी अक्सर अम्मी को कहते थे कि हर वक्त इसको किताबों में ना मशगूल किया रखा करो, इसको खेलने का भी वक्त दे दिया करो। और अब तो जब से बाजी वापस आई थी मैं बेतहाशा खुश था। बाजी के साथ मेरा बहुत अच्छा वक्त गुजर रहा था। इस दिन काफी सारी शॉपिंग करने के बाद हम लोग घर आए थे। घर आने के बाद बाजी मुझे अपने कमरे में ले गई और फिर से उन्होंने वो सब किया जिससे मेरी चीखें बुलंद हो गई और मैं बुरी तरह से मचलने लगा। मुझे बहुत दर्द हो रहा था, मुझे बहुत डर भी लग रहा था और बाजी को तो जैसे कुछ नजर ही नहीं आ रहा था, वो जैसे नशे के आलम में थी। काफी देर के बाद जब बाजी कुछ सोचने समझने की काबिल हुई तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया, मगर अब मैं बुरी तरह से डर गया था और ढेर सारे खिलौने लेने की जो खुशी थी वो सारी काफूर हो गई थी। और अब मैं सोच रहा था कि काश अम्मी आज ही वापस आ जाए और मैं इनसे सारी बातें करूं, क्योंकि अब मैं बाजी के साथ एक पल भी अकेले नहीं गुजार सकता था। अम्मी का जब फोन आया तो उन्होंने बाजी को मुझसे बात करवाने के लिए कहा। इसी वक्त दरवाजे पे ना जाने कौन आ गया। बाजी दरवाजा खोलने चली गई और इशारे से मुझे कहने लगी कि अम्मी को कोई बात नहीं बताना, मगर मैं तो मौके की तलाश में था और अगर अम्मी को मैं ये ना बताता तो बाजी फिर से मेरे साथ ऐसा कर सकती थी। तभी मैंने अम्मी को रोते हुए कहा कि मुझे बहुत डर लग रहा है, आप जल्दी से घर आ जाए। अम्मी पूछने लगी, क्या हुआ है। मैंने कहा, बाजी बहुत गंदी है। थोड़ी देर बाद जब बाजी कमरे में वापस आई तो मैं संभल चुका था। उनके साथ मोहल्ले की एक औरत भी थी। वो काफी देर औरत घर में बैठी रही और मगरिब की अजान होने पर वो घर चली गई। अम्मी को ये बात बताकर मैं मुतमईन तो था, मगर मुझे दिल ही दिल में डर भी लग रहा था कि अगर आज अम्मी वापस ना भी आई तो न जाने क्या होगा, क्योंकि वो अब्बू के भतीजे की शादी पर गई थी
और अब्बू अपने रिश्तेदारों को नाराज करने का सोच भी नहीं सकते थे। अचानक से आने का वो इन्हें क्या जवाब देती। इसीलिए मैं ये सोचकर मायूस हो गया था कि अम्मी ना जाने आएंगी भी या नहीं, या आज रात मुझे दोबारा से इसी दर्द और अजियत से गुजरना पड़ेगा। आज बाजी बहुत खुश थी और बहुत फ्रेश भी लग रही थी। उन्होंने मुझसे पूछा कि तुमने अम्मी को कुछ बताया तो नहीं था ना? और मैंने झूठ बोला कि मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। बाजी सुनकर मुतमईन हो गई थी कि आज भी घर में कोई नहीं था और आज का दिन ही उनके पास था। दोबारा ये मौका मिलता भी या नहीं। और तभी जब बाजी मेरे पास आई और उन्होंने जब मेरे साथ वो खेल खेलना शुरू किया तो मेरे मुंह से चीखें निकलती। तभी कमरे की लाइट ऑन हो गई। और फिर रात को मैं सो रहा था, जब अम्मी ने मुझे सोते उठाया तो वो बहुत परेशान लग रही थी और अब्बू भी बहुत अफसरदा थे। अम्मी की आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने उन्हें देखा तो परेशान हो गया। तभी वो कहने लगी कि हम लोगों ने शाइस्ता के घर जाना है, उसके शौहर का इंतकाल हो गया। ये सुनकर मुझे समझ में नहीं आई कि इस बात पर मुझे कैसा रिएक्ट करना चाहिए। शाइस्ता बाजी की शादी 3 महीने पहले हुई थी और 3 महीने के बाद ही उन्होंने जवानी में ही बेवकी की चादर ओढ़ ली थी। ये बात अम्मी अब्बू की बहुत ज्यादा दुख दे रही थी। हम लोग वहां पर 2 दिन रहे थे और जब हम लोग वापस आने लगे तो बाजी ने शोर मचा दिया कि उन्होंने भी हमारे साथ वापस जाना है। अम्मी अब्बू ने साथ ले आए थे। बाजी बहुत दुखी रहती, हर वक्त रोती रहती। अम्मी इनकी दिलजोई की कोशिश करती, मगर ये तो जैसे करार ही नहीं आ रहा था। हर वक्त वो अपने शौहर को याद करती और रोती रहती थी। मुझे बाजी को इस हालत में देखकर बहुत दुख होता था। तभी मैं रफ्ता रफ्ता बाजी के करीब होने लगा। इनसे बातें करता और स्कूल से वापस आने के बाद ज्यादातर वक्त इनके साथ ही गुजारता। अम्मी भी इनका बहुत ज्यादा ख्याल रख रही थी। बाजी को यहाँ पर आए हुए 2 महीने गुजर चुके थे। रफ्ता रफ्ता वो इस गम को सह गई थी और अब संभलने लगी थी और वो मुझसे बहुत मोहब्बत प्यार से पेश आती। शादी से पहले भी मैं ज्यादातर वक्त इन्हीं के साथ रहता था और तब भी वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। मैं इनके साथ ही सोता था, वही मुझे नहलाती, कपड़े बदलती थी और अम्मी हम दोनों की मोहब्बत देख देख कर खुश होती रहती थी। मगर अब जब से बाजी की शादी हुई थी वो बहुत बदल गई थी। अब जब भी मुझे प्यार करती तो मुझे अजीब सा एहसास होता। वो मुझे अपने साथ लिपटाती, तब भी उनके हाथ अजीब से अंदाज में मेरे जिस्म पर हरकत कर रहे होते थे। इस दिन मुझे सुकून में मार पड़ी थी क्योंकि मैंने अपना होमवर्क नहीं किया था। जब घर आया तो मेरे हाथों पर स्टिक के निशान थे। बाजी ने देखा तो मेरे हाथों को चूम लिया और मुझे अपने गले से लगा लिया। मैं खुद भी बाजी की गिरफ्त से आज़ाद करवाने की कोशिश खुद को करने लगा, मगर बाजी थी कि मुझे वो छोड़ ही नहीं रही थी। तभी ऊपर से अम्मी कमरे में आ गई। उनको देखकर बाजी घबरा गई और फौरन से मुझे खुद से अलग कर दिया। ये बात अम्मी को चौंका गई थी और वो पुरसोच अंदाज में मुझे और बाजी को देखने लगी। तभी अम्मी थोड़ी देर के बाद बहाने से मुझे वहां से ले गई और मुझसे बाजी के बारे में पूछने लगी कि वो तुमसे कैसे प्यार करती है। अम्मी की बात सुनकर मैं इन्हें हैरत से देखने लगा। ये भला क्या बात हुई? मगर अब मुझे लगने लगा था कि अम्मी बाजी को पसंद नहीं करती। बाजी जब छत पर जाती काफी देर तक वो नीचे न उतरती। अम्मी को गुस्सा आ जाता और बाजी को बेनुक्त सुना देती। अम्मी का रवैया मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो बाजी से अचानक इतना बदल कैसे कर गई थी। और मुझे अम्मी पर बहुत गुस्सा आने लगा था क्योंकि बाजी इतनी अच्छी थी और अम्मी इन्हें बिला वजह डांट दिया करती थी। जब मैं बाजी को अम्मी की डांट पर रोते हुए देखता तो मैं बाजी के आंसू पोंछने लगता और इस पर भी अम्मी को गुस्सा आ जाता। मुझे पकड़कर वहां से बाहर ले जाती और कहती कि आज के बाद मैं तुम्हें इसके करीब ना देखूं। ये बात मुझे बहुत अजीब लगती थी। बचपन से लेकर अब तक मुझे बाजी ने ही संभाला था, तो अब ऐसा क्या हो गया था? शाम के वक्त अक्सर मेरे दोस्त घर में आते थे और फिर हम लोग खेलते रहते। इस दिन भी मेरे दोस्त घर में आए हुए थे। जब भी हम खेल रहे थे सब, तो बाजी भी वहां पर आकर बैठ गई और बहाने बहाने से मेरे दोस्तों को गोद में बिठा लेती और इनसे प्यार करती जाती। इस दिन मैं मोहल्ले में गई हुई थी। घर पर मेरे और बाजी के अलावा कोई भी नहीं था। तभी मेरे दोनों दोस्त वहां पर आ गए। अभी हम सब लोग वहां पर खेल ही रहे थे कि मेरे एक दोस्त शुजा को लेकर बाजी छत पर चली गई। हम दोनों खेलने में मगन थे। हमें शुजा की घर मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ। थोड़ी देर के बाद अम्मी घर में आ गई। वो हमारे पास ही खड़ी थी जब शुजा के जोर जोर से रोने की आवाजें आने लगी और फिर यकदम ही उसकी आवाज बंद हो गई। अम्मी हैरानगी से हम दोनों को देखने लगी और कहने लगी, ये आवाज किसकी है? मैंने उन्हें कहा कि हम तीनों दोस्त यहाँ पर खेल रहे थे। शुजा भी यहीं पर था, मगर ना जाने वो कहाँ चला गया। हम उसे पूरे घर में ढूंढने लगे, मगर वो कहीं पर भी नहीं था। अब अम्मी आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हुए छत पर जाने लगी और थोड़ी देर के बाद अम्मी के साथ शुजा और बाजी थे। बाजी के चेहरे पर उंगलियों के निशान थे। उनका गोरा चेहरा सुर्ख पड़ रहा था और वह अजीब से तासुर से कमरे में चली गई और अम्मी शुजा को लेकर बहाने लगी और वह बुरी तरह से रो रहा था। अम्मी ने उसे बहलाया पिसलाया और उसे खाने के लिए चॉकलेट दी और फिर मेरे कुछ खिलौने उठाकर उसे दे दिए। ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं अम्मी से कहने लगा कि आपने उसे मेरे खिलौने क्यों दिए?
मगर अम्मी जैसे मेरी कोई बात सुन ही नहीं रही थी। वो बहुत परेशान लग रही थी। मैं ये सब कुछ समझने से कासिर था कि ये सब क्या था। तभी अम्मी कहने लगी कि मैं तुम्हें और खिलौने लेकर दूंगी। और फिर इन सब बातों से शुजा काफी हद तक बहल गया था और वो अपने घर चला गया। इसके जाने के बाद अम्मी बेचैनी से यहाँ से वहां टहल रही थी और वो बहुत ही ज्यादा बौखलाई हुई थी। मैं अम्मी से इनकी बेचैनी का पूछता तो वो कहती कि कुछ नहीं, तुम बच्चे हो, तुम इन बातों को नहीं समझते। और फिर वो एक कहर भरी नजर बाजी के कमरे पर डाल देती। रफ्ता रफ्ता अम्मी बाजी से खिजी खिजी सी रहने लगी। इस दिन शाम को बाजी मुझे जिन्नात वाली कहानियां सुना रही थी, जिसकी वजह से मुझे डर लग रहा था। जब रात को सोने का वक्त हुआ तो मैंने अम्मी को कहा कि मुझे डर लग रहा है, मैं आपके साथ सोऊंगा। अम्मी मुस्कुराकर कहने लगी, तुम इतने बड़े हो गए हो और पता है तुम्हें कि जावेर छोटा है और वो मेरे बगैर कैसे सोएगा। अभी मैं अम्मी से ये बात कर ही रहा था कि बाजी कहने लगी, हाँ तो ठीक है, तुम मेरे साथ सो जाना। तभी अम्मी ने अजीब सी नजरों से बाजी को देखा और कहने लगी, कोई बात नहीं, मैं इसकी चारपाई अपने साथ बिछा लूंगी। मगर अब मैं जिद करने लगा कि मैं बाजी के साथ ही सोऊंगा, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था और न जाने अम्मी क्यों क्यों ये बात अजीब लग रही थी। आज बाजी बहुत खुश थी और रात को उसने मुझे सोने से पहले परियों की कहानियां सुनाई। उसके हाथ मेरे बालों को सहला रहे थे और जब मैं सो गया तो एक अजीब से एहसास से मेरी आंख खुल गई। बाजी का हाथ मेरे जिस्म को छू रहा था और इस अजीब एहसास की वजह से मेरी आंख खुली थी। मैंने करवट बदल कर देखा तो बाजी की आंखें बंद थी। गालिबन वो सो रही थी और नींद में उनका हाथ मेरे ऊपर आ गया था। मैंने उनका हाथ हटाया और करवट बदल कर सो गया। मगर दोबारा से वही एहसास मुझे फिर से जब होने लगा। अब मैं कहने लगा, बाजी आप मुझे सोने दे, तंग मत करें। मेरे कहने के बावजूद भी बाजी ने अपना हाथ मेरे ऊपर से नहीं हटाया था। तभी कमरे की लाइट ऑन हो गई। मैंने देखा तो अम्मी गुस्से से बाजी की तरफ ही देख रही थी। मुझे बेतहाशा नींद आ रही थी। अम्मी बाजी को चारपाई से उतार कर दूसरे कमरे में लेकर गई। मैं नहीं जानता था कि इन दोनों के दरमियान क्या बात हुई। मैं इसी दौरान सो गया था और जब मैं सुबह उठा तो बाजी दूसरी चारपाई पर सो रही थी और पूरा दिन बाजी का मुंह फूला फूला रहा। जब मैं बाजी को मुखातिब करता तो वो गुस्से से मुझे छिड़क देती और मैं अपना सा मुंह लेकर रह जाता। आज तो बाजी ने मुझे नहलाया भी नहीं था और ना ही मेरे कपड़े बदले थे। आज अम्मी ने ही मेरे सारे काम किए थे। और इस दिन जब अबू भी घर आए थे, अबू दूसरे शहर में नौकरी करते थे। वो हफ्ते में एक दिन के लिए घर आते थे। जब अबू घर में आते तो अम्मी दूसरे कमरे में सो जाती थी और मैं और बाजी कमरे में अकेले होते थे। मगर आज न जाने क्यों अम्मी हिचकिचा रही थी और वो मुझे अकेले छोड़ने पर रजामंद भी नहीं थी। अबू ने जब इनकी हिचकिचाहट देखी तो इसकी वजह पूछने लगे। अम्मी ने कमरे में ले गई और थोड़ी देर के बाद न जाने ऐसा क्या हुआ कि अब्बू गुस्से से धाड़ने लगे। वो अम्मी पर ऊंचा ऊंचा चिल्ला रहे थे। ये सुनकर मैं डर गया था, मगर बाजी इससे बहुत खुश हुई थी। फिर अम्मी ने खामोशी इख्तियार कर ली और मुझे कुछ भी नहीं कहा। रात को जब मैं सो रहा था तो फिर से अजीब से एहसास से मेरी आंख खुल गई। बाजी मेरे साथ आकर लेट गई थी। तभी बाजी ने एक अजीब हरकत की और मैं बुरी तरह डर गया। मेरे रोने से बाजी खौफजदा हो गई और कहने लगी कि तुम ये किसी को मत बताना, मैं तुम्हें ढेर सारी चॉकलेट्स और खिलौने लेकर दूंगी। बाजी का प्यार मुझे बहुत अजीब लगता था। वो तो मुझे पहले भी प्यार करती थी, मगर तब मुझे कुछ महसूस नहीं होता था और मैं तो किसी को कुछ बता भी नहीं सकता था। न जाने मुझे क्यों ऐसे लगता था कि अम्मी को ये सब सुनकर बुरा लगेगा। और इस दिन जब मैं स्कूल में था तो टीचर्स ने हमें कुछ ऐसी बातें बताई जिसे सुनकर मुझे लगा कि ये जो कुछ भी था ये गलत था। और फिर मैंने झिझकते हुए अम्मी से अपनी उलझन का शिकार इजहार भी कर दिया तो वो मुंह खोले मेरी तरफ देखने लगी। और जब भी मैं बाजी के पास होता तो अम्मी हम दोनों पर नजर रखती थी और मुझे खींच कर वहां से ले जाती और बाजी को भी बुरा भला बोलती। इसके बाद मेरे दोस्त शुजा ने भी हमारे घर में आना छोड़ दिया था। ना ही वो मेरे साथ अब खेलता था और जब मैं उसे खेलने के लिए कहा तो वो कहने लगा कि मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगा क्योंकि तुम्हारी बाजी गंदी है, वो गंदे काम करती है और मेरी मामा ने मुझे मना किया है। जब ये बात मैंने अम्मी को बताई तो वो ठंडी आह भरकर रह गई और कहने लगी कि बस मैं इंतजार कर रही हूँ कि इसकी इद्दत मुकम्मल हो जाए तो इसे घर से निकाल कर बाहर करूँ। ऐसी औरत को घर में रखना खतरे से खाली नहीं है। और अम्मी की बात सुनकर मैं हैरान रह गया था। अम्मी को भी इस बात का अंदाजा हो गया था कि बाजी गलत कर रही, मगर अब्बू इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। अम्मी जब भी इनसे ऐसा जिक्र करती तो वो अम्मी पर गुस्सा करने लगते और कहते कि खबरदार, तुम न जाने क्यों मेरे रिश्तेदारों से नफरत करती हो। वो मेरी भांजी है, मेरी बहन का खून है। मैं जानता हूँ कि मेरी बहन ने उसकी कैसी तरबियत की है। इस बेचारी के माँ बाप नहीं है तो इसका मतलब ये है कि तुम उसके बारे में कुछ भी बोल दोगी। मैं इसका मामू अभी जिंदा हूँ, तुम्हें शर्म आनी चाहिए मेरी यतीम और बेवा भांजी पर इल्जाम लगाते हुए। शाइस्ता बाजी मेरी फुफ्फो की बेटी थी। बचपन में ही इनके अम्मी अब्बू का रोड पर एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था और इसके बाद अब्बू इन्हें घर में ले आए थे। वो बहुत अच्छी थी, सबका बहुत ख्याल रखती थी। मैं बचपन से ही इन्हें अपनी सगी बहन समझता था और बाजी बाजी कहता था। मैं इनसे बहुत मोहब्बत करता था और वो भी मुझसे मोहब्बत करती थी। मगर अब इन्हें
یہ جانے کیا ہو گیا تھا۔ مجھے اب یہ بہت ڈر لگنے لگا تھا، اور اس دن شادی پر امی اسی وجہ سے جانے سے ہچکچا رہی تھی۔ جب انہوں نے ابو کو مجھے ساتھ لے جانے کی بات کی تو ابو کو یہ سن کر غصہ آ گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ امی ان کی بھانجی پر الزام لگا رہی ہیں اور امی کو اللہ کا خوف کرنا چاہیے۔ امی پھر اپنا سر پکڑ کر رہ گئی۔ جب ابو ان کی بات پر یقین نہیں کر رہے تھے تو امی کیا کر سکتی تھی، جب تک ابو بھی ان کی اپنی آنکھوں سے یہ سب نہ دیکھ لیتے۔ انہیں اس حقیقت پر یقین آ ہی نہیں سکتا تھا۔ اور اس دن جب میں نے روتے روتے امی کو فون کیا تھا تو مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ امی گھر آ جائیں گی۔ میں جانتا تھا کہ ابو انہیں کبھی واپس نہیں آنے دیں گے، مگر جب میں درد کی انتہا پر تھا تبھی کمرے کی لائٹ آن ہو گئی۔ امی اور ابو میرے سامنے تھے۔ انہیں دیکھ کر میں پرسکون ہو گیا تھا۔ تبھی میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے کمرے میں تھا۔ ابو اور امی میرے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ امی نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھاما ہوا تھا اور کہنے لگی کہ کیسا ہے میرا بیٹا، طبیعت کیسی ہے؟ میں نے دیکھ کر رونے لگا اور کہنے لگا کہ باجی بہت گندی ہے، انہوں نے میرے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ امی نے مجھے اپنے گلے سے لگایا اور دلاسا دینے لگی۔ اس دن جب میں نے فون کیا تھا تو ابو نے بھی یہ سب سن لیا تھا اور پھر وہ واپس آنے پر راضی ہو گئے تھے۔ اس کے بعد باجی اپنے کمرے تک ہی محدود تھی، نہ وہ کسی سے بات کرتی اور نہ ہی ان سے کوئی بات کرتا، یہاں تک کہ ابو نے بھی ان سے کلام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اس دن ابو نے وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ باجی ان کی نظروں سے گر گئی تھی، اور پھر جب باجی کی عدت مکمل ہو گئی تو ابو نے اپنے جاننے والوں میں باجی کے رشتے کے لیے کہہ دیا تھا۔ پھر جلد ہی باجی کو دیکھنے کے لیے کچھ لوگ آ گئے۔ انہوں نے باجی کو پسند کر لیا۔ اس دن باجی کا یہاں پر آخری دن تھا۔ اگلے دن انہوں نے رخصت ہو کر یہاں سے چلے جانا تھا۔ وہ امی ابو کے قدموں پر بیٹھ کر زور زور سے رونے لگی اور ان سے معافی مانگنے لگی۔ امی نے تو انہیں معاف کر دیا، ان کا دل پسیج گیا تھا، مگر ابو ان پر بہت غصہ تھے اور ان کا دل کسی طرح سے بھی ان کے لیے نرم نہیں پڑ رہا تھا، کیونکہ ابو کو توقع نہیں تھی کہ باجی ایسی حرکتیں بھی کر سکتی ہیں۔ وہ امی کو ہمیشہ ہی غلط ٹھہراتے۔ یہ سب دیکھ لیا تھا تو ان کو یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا اور وہ اپنے آپ کو کوس رہے تھے۔ انہوں نے امی سے معافی مانگی تھی اور وہ ہر وقت اسی پریشانی میں رہتے تھے کہ اگر میرے بچے کو کچھ ہو جاتا یا اس کا غلط فائدہ باجی اٹھا لیتی تو ہم لوگ کہاں جاتے، ہم کہیں کے نہیں رہتے۔ اس کے بعد ابو ہر وقت سائے کی طرح میرے ساتھ رہتے تھے۔ وہ کہیں بھی مجھے اکیلے آنے جانے نہیں دیتے تھے۔ جب گھر کے اندر ہی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے تو گھر کے باہر تو آسانی سے سب لوگوں کو بچوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے بعد جب باجی شادی ہو کر اپنے گھر چلی گئی اور وہ اپنے گھر میں خوش تھی، ان کے سسرال والے بہت اچھے تھے۔ باجی بے وقی کے بعد اپنی خواہش بچوں سے پوری کرنا چاہتی تھی تاکہ بچے ان کے بارے میں کسی کو کچھ نہ بتائیں، مگر یہ ان کی بھول تھی۔ بچے درد تکلیف سے رو پڑتے ہیں اور سب کو پتہ چل جاتا۔ تب میں چھوٹا تھا، ان باتوں کو صحیح جانتا نہیں تھا، سمجھ نہیں سکتا تھا، مگر اتنا مجھے پتا تھا کہ باجی کچھ تو غلط کر رہی ہے۔ اب وہ کبھی کبھار ہی ہمارے گھر میں آتی تھی اور تھوڑی دیر کے بعد واپس چلی جاتی تھی۔ اب امی کو سمجھ آ گیا تھا کہ اپنے بچوں کی ذمہ داری اور حفاظت انسان خود ہی کر سکتا ہے، اور اگر کسی دوسرے کو اس کے ذمہ دار ڈال دیا جائے تو نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ آپ سب بھی اپنے بچوں کے معاملے میں کسی پر بھروسہ نہ کریں۔